आपके अपने चैनल टारगेट फॉर एग्जाम में स्वागत है। आज 2 दिन बाद लाइव आ रहा हूँ आपके सामने। उसमें एक प्रॉब्लम रही, 2 दिन थोड़ा बाहर काम रहा, इस वजह से जाना पड़ा। 2 दिन जो आपका लॉस रहा उसके लिए सॉरी। आज कुछ बातें डिस्कस हुई कि एसएससी जीडी जो है उसका समय बहुत नज़दीक आ रहा है, इसलिए अब तो पेपर का जो है वो टाइम अब ज़्यादा बचा नहीं है। इसकी वजह से एक निर्णय लिया गया है जो आपके हित में है। ये सोचा गया है कि पर डे जो क्लास है वो ऑलरेडी चलेगी कंटिन्यू, चाहे मैथ की हो, रीजनिंग की हो, जीएस की हो। ठीक है, जैसे ज्योग्राफी में अभी ज्योग्राफी चल रहा था, मैथ भी चल रहा था, तो ये बराबर चलेंगे। बाकी जो स्टैंडर्ड है पेपर का उसके हिसाब से हम पर डे मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी उसका प्रैक्टिस सेट लाएंगे 20 क्वेश्चनों का। वो भी आप करिए क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए आज से सारी क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी, कर दी है। ठीक है, तो आज हो सकता है क्वेश्चन कुछ कम लगाए हुए हैं, 14 क्वेश्चन लगाए हुए हैं। कल से पर डे क्योंकि 20-20 क्वेश्चन का मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी रहेगा, तो 20 क्वेश्चन आपके सामने रखे जाएंगे प्रत्येक चाहे मैथ का सेक्शन हो या रीजनिंग का या जीएस हो, प्रत्येक के 20 क्वेश्चन आपके सामने बढ़िया तरीके से रखे जाएंगे, आपको करने होंगे। और इनसे बहुत बेहतर आप परिणाम देखने को आपको मिलेगा पेपर में जब आप करके आएंगे। ठीक है, उसके बाद जियोग्राफी हो या मैथ हो या रीजनिंग, इसकी सारी क्लासें अवेलेबल रहेगी, पर डे चलेंगी। प्लस प्रैक्टिस सेट भी करिएगा जिससे आपको बहुत तगड़े स्तर का फ़ायदा होने वाला है, और ये करोगे तो इसका फ़ायदा तुमको मिलेगा। ठीक है, और देखने को भी मिलेगा, तो ये करिएगा जरूर काम। ठीक है, प्रैक्टिस सेट भी लगाइए, प्लस पर डे क्लास भी लीजिएगा, अपने नोट्स भी बनाते रहो। ठीक है, तो बात को ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, हम प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। आज कुछ क्वेश्चन कम लग पाए हैं क्योंकि हम बाहर से आए थे और आपकी क्लास लेना स्टार्ट हो गया, तो और थके हुए हैं, आज महसूस हो रहा है क्योंकि समय दर्द हो रहा है, फिर भी हमने क्लास लेना बेहतर समझा आपके लिए। तो आज थोड़ी दिक्कत है, कल से पर डे हर क्लास का 20 क्वेश्चन आपके साथ प्रैक्टिस सेट होगा, डिस्कस करेंगे बहुत अच्छी तरीके से, इसका फ़ायदा आपको बहुत बेहतर होगा और बहुत अच्छे परिणाम देखने को आपको मिलेंगे। बहुत हवा में कोई बात नहीं कह रहा हूँ, बस तुम पढ़ लेना, प्रैक्टिस सेट जितने कराऊँ उसका फ़ायदा तुमको देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो क्लास नहीं चल रही है वो भी शुरू करवाने वाला हूँ आज से बहुत बेहतर ढंग से। सारी क्लासें जल्द स्टार्ट होंगी, कल से स्टार्ट हो ही जाएंगे रात में। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। तो को लगाऊँ मैं पहले क्वेश्चन को, लेकिन ये कैमरा सब लगा दिए सामने यार, और छोटा ही करना पड़ेगा। चलो ठीक है, इतना बेहतर है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये आपके सामने रहा। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है कि लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो सीडीएस हैं अभी इस समय वर्तमान में, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो सेवानिवृत्त को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में नियुक्त किया गया है, वह भारत के सीडीएस हैं। देखो, भारत के अगर पहले सीडीएस पूछे जाएं तो स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद पहले सीडीएस कौन बने थे, तो ये ध्यान रखना, लिख लो यहाँ, भारत के पहले सीडीएस। ठीक है, भारत के पहले सीडीएस कौन थे? विपिन रावत। ठीक है, कौन थे? विपिन रावत, इनको ध्यान रखना। भारत के पहले सीडीएस थे विपिन रावत। इनका अगर संबंध पूछा जाए तो उत्तराखंड से था। ठीक है, इनका संबंध पूछा जाए तो उत्तराखंड से था। ठीक है, इनको सबको पता होगा कि इनकी दुर्घटना, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, और ये शहीद हो गए हैं। मृत्यु इनके लिए कहना भी ठीक नहीं है, तो हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से ये शहीद हो गए। हमारे भारत के पहले सीडीएस थे विपिन रावत। अभी जो द्वितीय हैं वो यही हैं, अनिल सिंह चौहान। ठीक है, जो अनिल चौहान की बात कर रहे हैं, जो अनिल चौहान आपके सामने है, ये अनिल चौहान हमारे द्वितीय सीडीएस है। ठीक है, अनिल चौहान की बात करें तो ये हमारे द्वितीय सीडीएस है, यानी द्वितीय सीडीएस, दूसरे सीडीएस है। ठीक है, सीडीएस जो है ये हमारे दूसरे सीडीएस है। ठीक है, अगर मनोज मुकुंद नरवाने की यदि मैं बात करूं यहाँ पे, मनोज मुकुंद नरवाने की, तो ध्यान रखना, जो मनोज मुकुंद नरवाने हैं, ठीक है, मनोज मुकुंद नरवाने, ठीक है, तो ये हमारे थल सेना के अध्यक्ष है ना कि सीडीएस। ठीक है,
ये हमारे कौन है, भारतीय जो सेना है हमारी, उसके 27वें सेना अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये कौन है, 27वें सेना अध्यक्ष, ये हमारे 27वें सेना अध्यक्ष हैं। ठीक है, मनोज मुकुंद नरवाने। ठीक है, सीडीएस का पद भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने ग्रहण किया था। इसके खाली होने के बाद हमारे द्वितीय सीडीएस अनिल सिंह चौहान है। ठीक है, और सीडीएस क्या होता है, ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है। ठीक है, इसको लिख लेना, सीडीएस का कोई फुल फॉर्म पूछे तो लिख लेना चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, और ये भारत के सेना के मामलों में भारत सरकार के एकल बिंदु के सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये भारत की सेना के मामलों में भारत सरकार के एकल बिंदु के सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। और ये भारतीय सशस्त्र बलों के, ठीक है, क्या होते हैं, ये भारतीय सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, स्थायी अध्यक्ष होते हैं, अस्थायी कब गया, निकल गया मुझसे, स्थायी अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, और मैंने बताया था कि 1999 के कारगिल के युद्ध के बाद, ठीक है, पहली बार सीडीएस का पद का सृजन की सिफारिश की गई थी। इसकी सिफारिश पूछी जाए तो 1999 के कारगिल के युद्ध के बाद। ठीक है, लिख लेना, 1999 के कारगिल युद्ध के बाद, कारगिल युद्ध के बाद इसकी सिफारिश की गई थी। पहली बार इसकी सिफारिश इस पद की गई थी। और ये ग्रहण इन्होंने कब किया था, तो 2020 में। ठीक है, 2020 में इन्होंने इस पद को ग्रहण कर लिया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है, 1 जनवरी 2020 को। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अगर पूछा जाए, जो हमारे थे बिपिन रावत, इन्होंने कब ग्रहण किया, तो 1 जनवरी 2020 को इन्होंने ग्रहण कर लिया था। ठीक है, इस पद को। तो ये पूछा जाए सीडीएस जो अनिल सिंह चौहान है, ये कौन से हमारे सीडीएस है, तो द्वितीय सीडीएस है। डेज इनके बारे में आगे देखो। अगला क्वेश्चन इधर देखो, मैं इसको इधर लगा दे रहा हूँ। देखो क्वेश्चन लिखा है कि भारत में 8 राजनीतिक पार्टियां, ठीक है, भारत में जो है वो 8 राजनीतिक पार्टियां हैं। ठीक है, भारत में 8 राजनीतिक पार्टियों को भारत के चुनाव आयोग द्वारा, ठीक है, भारत के चुनाव आयोग के द्वारा मान्यता दी गई है। ठीक है, तो इसमें से कौन सी पार्टी है जो हाल ही में जोड़ी गई है। ठीक है, कौन सी पार्टी है जो हाल ही में जोड़ी गई है। पहला विकल्प है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, दूसरा है नेशनल पीपुल्स पार्टी, तीसरा पे लिखा है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, चौथे पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो ध्यान रखना, ये जो तुमको दिख रहा है नेशनल पीपुल्स पार्टी, ठीक है, NPP, ठीक है, नेशनल पीपुल्स पार्टी, ठीक है, ये भारत में राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और ये हमारी 8वीं राजनीतिक पार्टी है। ठीक है, ये हमारी 8वीं राजनीतिक पार्टी है, जिसको राष्ट्रीय पार्टी घोषित किया गया 7 जून 2019 को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इसको दिया गया था। ठीक है, लिख लेना, 7 जून 2019 को, 7 जून 2019 को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। ठीक है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। इनको क्या हुआ कि 7 जून 2019 को राष्ट्रीय पार्टी का इनको दर्जा दिया गया। ठीक है, ये मेघालय में केंद्रित एक पार्टी है, ये भी लिख लेना, मेघालय में। ठीक है, मेघालय में केंद्रित पार्टी है, मेघालय में केंद्रित पार्टी है। इसके संस्थापक पूछे जाएं तो ध्यान रखना है, इसके संस्थापक कौन है। ठीक है, इसके संस्थापक कौन है। ठीक है, तो पीए संगमा है। ठीक है, पीए संगमा, इस पार्टी के संस्थापक पूछे जाएं तो ध्यान रखना है पीए संगमा है। ठीक है, इस पार्टी के संस्थापक लिख लो, पीए संगमा। ठीक है, पीए संगमा इस पार्टी के संस्थापक है। ठीक है, तो 2019 में इसको मान्यता मिली थी नेशनल पीपुल्स पार्टी को, NPP को। ठीक है, ये मेघालय में केंद्रीय राष्ट्रीय पार्टी है। वैसे अगर बात की जाए तो ये 4 राज्यों में उपस्थिति है इसकी, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। ठीक है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, 4 राज्यों में ये फैली हुई है। ठीक है, और 2019 में से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। ठीक है, और इसके संस्थापक जानना जरूरी है, पीए संगमा। मेघालय में केंद्रित ये पार्टी है। और राष्ट्रीय पार्टी अगर लिखना चाहो
तो कौन कौन राष्ट्रीय पार्टी हैं उनको भी लिख लो, ठीक है। राष्ट्रीय पार्टी हैं जो भारत की, लिख लो, भारत की राष्ट्रीय पार्टियों की सूची, भारत की राष्ट्रीय पार्टियों की सूची, भारत की राष्ट्रीय पार्टियों की जो पार्टी हैं उनकी सूची जो है वो इस प्रकार है, देख लो। तो पहले की बात करें तो पहले पे लिख लो भारतीय जनता पार्टी, जिसका डंका बज रहा है, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जिसे हम बीजेपी कहते हैं, ठीक है। दूसरी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तीसरी पार्टी लिखना चाहो तो ये भी लिख लो, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। CPI बोलते हैं इनको, ठीक है, CPI। उसके बाद लिख लो बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये मायावती जी की पार्टी है, ठीक है। VSP इसके संस्थापक काशीराम थे, ठीक है। और लिख लो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ठीक है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो इसे कहते हैं हम NCP, ठीक है। उसके बाद है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, लिख लो भारतीय कम्युनिस्ट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी है ये, ठीक है, लिख लेना मार्क्सवादी, ठीक है। और पार्टियां लिख लो आगे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसके बाद और लिख लो पार्टी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, ठीक है। ये इनको लिख लो AITC, ममता बनर्जी की पार्टी है, ठीक है। इसकी अभी मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, ठीक है। और एक है NPP, ठीक है, जिसको अभी मैं बताया हूं पूर्वोत्तर क्षेत्र की पहली राष्ट्रीय पार्टी, इसको लिख लो पूर्वोत्तर क्षेत्र की पहली राष्ट्रीय पार्टी, पूर्वोत्तर क्षेत्र की पहली राष्ट्रीय पार्टी, क्योंकि मेघालय में सा केंद्रित है और जो नॉर्थ ईस्ट है इसमें इसका अस्तित्व भी है। हमने बताए थे जो 4 राज्य, ठीक है, मेघालय, नागालैंड, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, इसमें इसका बहुत अस्तित्व है। तो ये राष्ट्रीय पार्टी घोषित हुई है NPP, ठीक है, 2019 में। और इसके संस्थापक की बात करूं तो हमने बताई थी PS संगमा इसके संस्थापक है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है विश्व जल सप्ताह, ठीक है। विश्व जल सप्ताह द्वारा आयोजित, विश्व जल सप्ताह फिर डैश छोड़ दिया बीच में, डैश छोड़ दिया इन्होंने बीच में, विश्व जल सप्ताह द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। तो ये ध्यान रखना, एक मिनट रुक जाना, ठीक है। क्वेश्चन था विश्व जल सप्ताह द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम, तो ध्यान रखना एक विकल्प है पहला स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान, दूसरा स्टॉकहोम जलवायु कार्रवाई संगठन,
फिर है तीसरा विकल्प जल संरक्षण पर स्टॉकहोम कन्वेंशन, फिर है स्टॉकहोम जल विभाग। तो ध्यान रखना स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय जल संस्थान, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर यही है, ये लिख लेना स्टॉकहोम, स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय, स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय जल संस्थान, ठीक है। इसके द्वारा आयोजित विश्व जल सप्ताह कार्यक्रम है, ठीक है। स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय जल संस्थान है। सो जो विश्व जल सप्ताह कार्यक्रम आयोजित होता है वार्षिक एक बार वर्ष में, स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय जल संस्थान के द्वारा आयोजित होता है। कब से होने लगा, तो ध्यान रखना 1991 से, ठीक है। 1991 से अंतरराष्ट्रीय जल संस्थान के द्वारा इसको आयोजित किया जाने लगा। विश्व जल सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है, अभी 2022 में विश्व जल सप्ताह कब से कब तक मनाया गया, ध्यान रखना, लिख लो विश्व जल सप्ताह दिवस। विश्व जल सप्ताह 2022 में कब से कब तक मनाया गया, तो ध्यान रखना 23 अगस्त से 1 सितंबर तक, ठीक है। 23 अगस्त से 2022 में विश्व जल सप्ताह का आयोजन हुआ है, वो ध्यान रखना है 23 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में, ठीक है। ये मनाया गया है 1991 में, स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय जल संस्थान के द्वारा इसको आयोजित किया जाता है, ठीक है। ध्यान रखना। और 21 में अगर पूछा जाए तो 23 से 27 अगस्त तक आयोजित किया गया था, लेकिन 22 का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 23 अगस्त से 1 सितंबर तक विश्व जल सप्ताह का आयोजन किया गया। किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रीय स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय जल संस्थान। और आगे अगर और इसमें देखना चाहते हो तो ध्यान रखना है जल दिवस कब मनाया जाता है। जल दिवस को ध्यान रखना है कि जल दिवस कब मनाया जाता है। उसके आगे ध्यान रखना है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। इनको ध्यान में रखना, ये कब मनाए जाते हैं ये हमें लिख के कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे का क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ठीक है। आगे का क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ठीक है। पूछा है कि शांति घाटी राष्ट्रीय उद्यान पलक्कड़, ये पलक्कड़ जो स्थान है ये केरल में पड़ता है, इसको ध्यान रखना। शांति घाटी राष्ट्रीय उद्यान पलक्कड़ में डॉट छोड़ दिया, चोटी की सबसे ऊंची चोटी है। तो पलक्कड़ में शांति घाटी राष्ट्रीय उद्यान है जो पलक्कड़ में स्थित है केरल में, इसकी सबसे ऊंची चोटी पलक्कड़ में सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी एजेंडा है, इसको ध्यान रखना है। कौन है, एजेंडा, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी है एजेंडा, और ये हमने फिगर भी लगवा दिया। एजेंडा जो चोटी की छवि है वो तुमको दिख रही है। वैसे पूछा जाए तो अन्नामुडी जो है, अन्नामुडी की बात करूं विकल्प पहले की, अन्नामुडी चोटी भारत में केरल की इडुक्की जिले के एर्नाकुलम, कोटमंगलम तालुका और देवीकुलम तालुका के सीमा पर स्थित है, ठीक है। ये पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। कौन, अन्नामुडी की बात करूं, जिसकी ऊंचाई है लगभग 2695 मीटर, ठीक है। और अन्नामुडी किसका शब्द है पूछा जाए तो ये मलयालम भाषा का शब्द है, इतना जान लेना है, ठीक है। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है हाथी का सिर, ठीक है। इसका शाब्दिक जो अर्थ है वो होता है हाथी का सिर, ठीक है। और ये प्रायद्वीप भारत का सबसे ऊंचा पर्वत भी है, ठीक है। ये केरल का सबसे बड़ा पर्वत है, दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी इसे कहा जाता है, ठीक है। पलक्कड़ की बात करूं तो पलक्कड़ के शांति घाटी राष्ट्रीय उद्यान की सबसे ऊंची चोटी एजेंडा चोटी है, ये ध्यान रखना। कौन चोटी है, एजेंडा चोटी, ठीक है। एजेंडा चोटी जो है ये राष्ट्रीय उद्यान की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। ये कहाँ से निकलती है और ये कहाँ स्थित है ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये भारत के तमिलनाडु में, ठीक है। ये भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। एजेंडा चोटी जो भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी ऊंचाई पूछी जाए, इसकी ऊंचाई यदि पूछी जाए तो ध्यान रखना 2383 मीटर है, ठीक है। 2383 मीटर है। और भरतपुजा, एक हमने नदी लिखाई है जब नदी पढ़ाई है, भरतपुजा, भरतपुजा की सहायक नदी यानी कुंतीपुजा, ठीक है, इस नदी की चोटी से निकलती है, ठीक है। कुंतीपुजा जो है नदी है इस चोटी से निकलती है, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो क्वेश्चन ये रहा, लिखा है 19 मार्च से 4 अप्रैल, ठीक है। 19 मार्च से
4 अप्रैल 2022 तक 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला किस शहर में आयोजित किया गया? तो पहला विकल्प है अहमदाबाद, दूसरा अयोध्या, तीसरा तुम्हारा गुरुग्राम, चौथे पे फरीदाबाद। तो फरीदाबाद हरियाणा में, ठीक है। 35वां सूरज कुंड मेला पूछा जाए, लिख लेना 35वां सूरज कुंड, 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया गया। फरीदाबाद, ठीक है, फरीदाबाद में आयोजित किया गया, लिख लो, फरीदाबाद में आयोजित किया गया, ठीक है। तो 35वां सूरज कुंड मेला पूछा जाए तो कहाँ आयोजित किया गया? फरीदाबाद में आयोजित किया गया। इसका थीम स्टेट लिख लो, थीम स्टेट कौन सा राज्य था, ये जरूरी है ये, ठीक है। थीम स्टेट कौन सा था तो ध्यान रखना जम्मू कश्मीर, ठीक है। अगर देश पूछा जाए इसका भागीदार देश कौन था, इसका भागीदार देश कौन सा था तो ध्यान रखना उज्बेकिस्तान, ठीक है। इसका भागीदार देश कौन सा था तो उज्बेकिस्तान, ठीक है। उज्बेकिस्तान को ध्यान रखना है। कितने देशों ने भाग लिया था? 30 से अधिक देशों ने इसमें भाग लिया था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। 30 से अधिक देशों ने भाग तो लिया, लेकिन बस इतना ध्यान रखना है कहाँ आयोजित हुआ, फरीदाबाद में हुआ। थीम स्टेट कौन सा था, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थीम स्टेट कौन सा था तो जम्मू कश्मीर था, ठीक है, ये याद रखना है। देश इसका जो भागीदार देश था कौन था, उज्बेकिस्तान, इनको याद रखना है, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखो क्वेश्चन, आगे देखो, ये रहा ग्रीष्मकालीन संक्रांति, ठीक है, लिखा है ग्रीष्मकालीन संक्रांति वर्ष में किस तारीख को पड़ती है जब आकाश में सूर्य का भाग उत्तरी गोलार्ध से सबसे दूर उत्तर में स्थित होता है? तो ध्यान रखना 20 या 21 जून को, ठीक है, 20 या 21 जून को। उसका कारण है कि उत्तरी गोलार्ध जो होता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर, जो नॉर्थ हेमिस्फीयर होता है, इसका पूरा भाग जो होता है ऊपरी सिरा, उत्तरी गोलार्ध, सूर्य की तरफ झुक जाता है। और जब ये सूर्य की तरफ झुक जाता है तो क्या होता है, जो सीधी रेखाएं जो सूर्य की पड़ती है वो कर्क रेखा पर पड़ने लगती हैं। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में गर्मी पड़ने लगती है और दिन बड़ा होने लगता है। जैसे कर्क रेखा पर जैसे इसकी सीधी रेखा पड़ती है वैसे गर्मी ज़्यादा पड़ने लगती है, ठीक है। सीधी रेखा, जो तिरछी रेखा सूर्य की पड़ती हैं वो एकदम सीधी रेखा स्ट्रेट पर, जैसे ही नॉर्थ हेमिस्फीयर घूम जाता है सूर्य की तरफ, ऊपरी हिस्सा पृथ्वी का, तो क्या होता है, सूर्य की जो किरणें होती है सीधी कहाँ पड़ने लगती है, कर्क रेखा पर, ठीक है। इसलिए गर्मी ज्यादा पड़ने लगती है और दिन बड़ा होने लगता है, ठीक है। और तुम्हें पता होता है कि दिन और रात क्यों होते हैं, ऋतु में परिवर्तन कैसा होता है, तो ध्यान रखना सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन जो होता है, उस परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर ऋतुओं में परिवर्तन होता है, ठीक है। ध्यान रखना सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन होता है, ठीक है। यह भी पता है कि पृथ्वी अपने कक्षा तल पर कितनी झुकी है, तो ध्यान रखना 66.5 अंश झुकी हुई है, ठीक है, 66.5 अंश, ठीक है। ध्रुवों की बात करूं तो ध्रुवों के क्षेत्रों के पास गर्मी कम होती है क्योंकि सूर्य की किरणें वहां तिरछी पड़ती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर क्या होता है, जब ये झुकाव 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का झुकाव जब सूर्य की तरफ हो जाता है तो सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पर पड़ती हैं, इसलिए इन क्षेत्रों में अधिक गर्मी होती है, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना 20 से 21 जून को। आगे देखो क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में, ठीक है, क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में, ठीक है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में किस व्यक्ति को अपने मित्र द्वारा धोखा मिलने पर उसे अंग्रेजों द्वारा कैद करके मार डाला गया था? तो विकल्प है तात्या टोपे, नाना साहेब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान। तो ध्यान रखना तात्या टोपे, ठीक है, तात्या टोपे का एक मित्र था, ठीक है, तात्या टोपे का एक मित्र था। ये थे नरवर के राजा मान सिंह, नरवर के राजा थे मान सिंह, लिख लेना नरवर के राजा मान सिंह। ये नरवर के राजा जो मान सिंह थे, इन्होंने धोखा दे दिया था तात्या टोपी को,
तात्या टोपे को इन्होंने धोखा दे दिया था नरवर के राजा मान सिंह ने। फिर तात्या टोपे को पकड़ के अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। ठीक है, तो यही एक राजा नरवर के राजा मान सिंह थे, इन्होंने तात्या टोपे को मतलब समझौता अंग्रेजों से करके और तात्या टोपे को पकड़वा दिया, धोखा दे दिया इन्होंने अपने मित्र को, जिससे उस मित्र को फांसी की सजा हो गई। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह में कौन कहाँ कहाँ से लड़ा था, इनको देखना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको देख लो, 1 मिनट मैं तुम्हें लिख देता हूँ, इनको देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो। यहाँ लिख लो नेता का नाम। ठीक है, लिख लो नेता का नाम और इधर लिख लो स्थान। ठीक है, इधर लिख लो स्थान को। ठीक है, तो मैं लिखवाता हूं, ध्यान से देखते जाना। मंगल पांडे, मंगल पांडे की बात करूं तो ध्यान स्थान रहे बैरकपुर, बैरकपुर मेरठ। ठीक है, इनकी बटालियन कौन थी ये लिख के कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मी बाई को ध्यान रखना, कहां से, झांसी से नेतृत्व किया था 1857 क्रांति का। ठीक है, मौलवी लियाकत अली, मौलवी लियाकत अली कहां से थे, इलाहाबाद से। ठीक है, इलाहाबाद, अब तो वर्तमान में नाम प्रयागराज हो गया। ठीक है, जनरल वक्त खान, लिख लो जनरल वक्त खान, ये कहां से थे, तो दिल्ली से। जनरल वक्त खान दिल्ली से थे। आगे लिख लो बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, इनका संबंध था भैया लखनऊ से। कभी लखनऊ गए होगे तो चौराहा भी इनके नाम से था, जिसका नाम अब अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से कर दिया गया, पहले बेगम हजरत महल के नाम से था। ठीक है, लखनऊ। नाना साहब, नाना साहब तात्या टोपे, तात्या टोपे, इनका संबंध कानपुर से था। ठीक है, कानपुर से। तो इतना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 1857 की क्रांति में किसने कहां से नेतृत्व किया था, किस जगह से, इनको ध्यान रखना है। ठीक है, इनको ध्यान रखना है। आगे देखो अगला क्वेश्चन है कि यदि आप दूरस्थ स्थिति को, यदि आप दूरस्थ स्थिति वस्तु को, यह क्वेश्चन है कि यदि आप दूरस्थ स्थित वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस की ओर, उत्तल लेंस के फोकस की ओर लाएं तो प्रतिबिंब का आकार कैसा बनता है। देखो पहले तो ध्यान से सुनना, जो उत्तल लेंस होता है इसका प्रयोग कहाँ होता है, उत्तल लेंस का प्रयोग गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है, साइड मिरर। तो ये जो शीशा तुमने देखा होगा जो गाड़ी के साइड में लगा होता है, ये किनारों पर तो पतला होता है लेकिन केंद्र में मोटा होता है, बीच में। ठीक है, ये मोटा होता है। ठीक है, उत्तल लेंस की बात करूं तो ये एक अभिसारी लेंस होता है। ठीक है, लिख लो, ये एक अभिसारी लेंस होता है। यदि आप दूर की वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस की ओर लाते हैं तो प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, लिख लेना उत्तल लेंस, लिख लो उत्तल लेंस केंद्र में मोटा, केंद्र में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है, किनारों पर पतला होता है। ठीक है, केंद्र में ये मोटा होता है तथा किनारों पर पतला होता है। तो जैसे ही हम किसी वस्तु को उत्तल लेंस की फोकस दूरी को लाते तो प्रतिबिंब इसका बड़ा हो जाता है। ठीक है, जब उत्तल लेंस को, और ध्यान रखना, जब उत्तल लेंस को पानी में रखा जाता है तो इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, लिख लेना, जब उत्तल लेंस को पानी में रखते हैं, उत्तल लेंस को पानी में रखते हैं, पानी में रखते हैं तो फोकस दूरी बढ़ जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक है,
गाड़ी में जो लाइट में यूज होता है, आगे जो गाड़ी में लाइटें लगी होती है वो किस तरीके का लेंस होता है, तो परेवलाकार होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और मानव आंख का लेंस कैसा होता है ये भी ध्यान रखना। मानव आंख का जो लेंस होता है ये उत्तल लेंस होता है। ठीक है, लिख लेना। मानव आंख मानव आंख का जो लेंस होता है ये भी उत्तल होता है। उत्तल होता है। ठीक है, मानव आंख का लेंस है ये उत्तल होता है। उत्तल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक तथा उल्टा होता है। लिख लेना। उत्तल लेंस में बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है। वास्तविक तथा उल्टा होता है। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखना। इसका उपयोग जो होता है वो ऑप्टिकल जो छवियां होती है जैसे माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के प्रतिबिंबों को आवर्धित करने के लिए किया जाता है, इतना ध्यान रखना। उत्तल लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किया जाता है। लिख लेना, 1 मिनट में लिखा ही दो इसको। उत्तल लेंस का उपयोग उत्तल लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है। दूर करने में किया जाता है। अब आगे नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, पेन नहीं पहुंचेगा। तो उत्तल लेंस का उपयोग अगर पूछा जाए तो दूर दृष्टि दोष के निवारण में किया जाता है। ठीक है, आगे देखो, आगे क्वेश्चन क्या है। ये अगला क्वेश्चन है जिसमें देखो इसमें लिखा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। इसमें लिखा है कि सूची फर्स्ट में जो लिखा है मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। फिर सूची सेकंड में लिखा है पहले पे नेल पेंट रिमूवर, दूसरे पे लिखा है हाइड्रोजन परऑक्साइड, फिर लिखा है टूथपेस्ट, कैल्शियम कार्बोनेट, माउथ वॉश, एसीटोन कीटनाशक। तो इनको मिलाना है, किसका किससे मिला। तो देखो मेथेनोइक जो अम्ल होता है इसको हम कहते हैं HCOOH, लिख लो मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल जिसे हम कहते हैं HCOOH, ठीक है, HCOOH। यह रंगहीन होता है, संक्षारक होता है, तीखा, तरल तथा कार्बोजनिक अम्ल है। इसका उपयोग किसमें होता है, कीटनाशकों के उत्पादन में होता है, रंगाई में होता है, चर्म शोधन तथा विद्युत लेपन में किया जाता है। ठीक है, इसको लिखना चाहो तो लिख लो। इसका उपयोग अगर लिखना चाहो कीटनाशकों के उत्पादन में, ठीक है, उत्पादन और रंगाई, ठीक है, रंगाई, चर्म शोधन, चमड़ा होता है उसका शोधन करने में, और विद्युत लेपन में किया जाता है ये मेथेनोइक अम्ल HCOOH। ठीक है, तो पता चल गया कि मेथेनोइक अम्ल का संबंध किससे है, कीटनाशक से। ठीक है, आगे की बात करें यदि हाइड्रोजन परऑक्साइड की, ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड की यदि मैं तुमसे बात करूं तो जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है ये क्या है, ये माउथ वॉश है। ठीक है, माउथ वॉश रोगाणु नोदक विलयन है ये। ठीक है, जिसका उपयोग क्या होता है दांतों की सड़न में किया जाता है, जीवाणुनाशक भार को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग वैसे बात करें तो बैक्टीरिया को मारने में, मसूड़ों से खून बहने लगता है उसमें, ठीक है, गले में खराश हो जाती है उसमें किया जाता है, और दांतों को सफेद करने के लिए किया जाता है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग हम समझ गए किसमें किया जाता है इसका उपयोग, तो ये माउथ वॉश है। ठीक, ये क्या है, माउथ वॉश। ठीक है, लिख लेना, आगे लिख लो ये कि ये क्या है। तो हाइड्रोजन जो परऑक्साइड है ये माउथ वॉश है। ठीक है, माउथ वॉश हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड
ये हमारा माउथ वॉश है। ठीक है, आगे यदि बात करें कैल्शियम कार्बोनेट की, तो कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग किस में किया जाता है? ये टूथपेस्ट में किया जाता है, इसको ध्यान रखना। कैल्शियम कार्बोनेट की यदि मैं बात करूं, या लिख लो आगे फिर बाद में देख लेना। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका उपयोग में बात करूं तो टूथपेस्ट में किया जाता है। ठीक है, टूथपेस्ट में। उसके बाद कहाँ रह गया था क्वेश्चन? हाँ, ये था कि एसीटोन, एसीटोन की बात करूं, एसीटोन क्या है? ये तो नेल पेंट रिमूवर है। ठीक है, एसीटोन की बात करूं तो ये नेल पेंट रिमूवर है। नेल पेंट रिमूवर क्या होता है? जो नेल पॉलिश लोग लगाते हैं उसको हटाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेल पेंट रिमूवर है होते हैं एसीटोन को, नेल पेंट रिमूवर। तथा इसका उपयोग दो बातों में और किया जाता है, लिख लेना। किसी की भी साड़ी में गोंद लग गया हो, तेल लग गया हो, इसको भी हटाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो एसीटेन को लिख लेना, एसीटोन। एसीटोन ये क्या है? नेल पेंट रिमूवर। ठीक है, नेल पेंट रिमूवर। अब नेल पेंट रिमूवर का मतलब यही नहीं कि सिर्फ नेल पॉलिश को हटाने में किया जाता है। किसी भी साड़ी में अगर गोंद लग गया हो, साड़ी में गोंद, ठीक है, लग गया हो, तेल हो गया, तेल लग गया हो, तो ये आदि जो ऐसा हो जाता है ना भद्दा भद्दा, इसको हटाने में भी इसका प्रयोग बहुत ये सहायक होता है। चिपचिपे पदार्थों को हटाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लिख लो, चिपचिपे पदार्थों को, चिपचिपे पदार्थों को हटाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, हटाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ कंफर्म हो गया होगा कि किसको किससे। तो एसीटोन नेल पेंट रिमूवर यानी डी का पहला हो गया। तो देखो डी का पहला कहाँ है? तो दो में है। देखो 3 और 4 तो गया काम से, क्योंकि ये तो मिल ही नहीं रहे हैं, तो इनसे बात खत्म। तो डी का पहला। कैल्शियम कार्बोनेट का हमने बताया टूथपेस्ट में, तो सी का दूसरा, तो सी का दूसरा, डी का पहला, तो ये पहला ही हो गया। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन अगला है। उस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण रावी नदी की एक सहायक नदी, ठीक है, उस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण रावी नदी की एक सहायक नदी उस पर किए जाने की योजना है। उस पर है, ये उज लिख दिया इन्होंने गलती से, उस पर किए जाने की योजना है। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो लिख लो रावी नदी का वैदिक नाम। रावी नदी का यदि वैदिक नाम पूछा जाए तो लिख लेना इरावती है। ठीक है, क्या है? इरावती है। वैदिक काल में क्या हुआ कि वैदिक काल में भारतीयों के लिए रावी नदी को परसड़ी या इरावती कहा गया। ठीक है, फिर उसी नाम से इसको जाने लगा, फिर वैदिक नाम भी इसका इरावती हो गया। रावी क्या? रावी उत्तर पश्चिमी भारत और उत्तर पूर्वी पाकिस्तान से होकर बहने वाली एक सीमा पारक नदी है। ठीक है, 1947 में भारत के विभाजन के बाद रावी नदी का जल सिंधु प्रणाली की 5 नदी व्यास, सतलज, चेनाब, झेलम और सिंधु के साथ भारत और पाकिस्तान को सिंधु जल संधि के समझौता के तहत रखा गया था। ठीक है, और भी किसी का यदि नाम पूछना चाहो, यदि इसे कालिंद्री लिखा है, किसका नाम है? तो कालिंद्री है यमुना का। ठीक है, यमुना का। ठीक है, बिपाशा किसका है? तुम बताओगे, कमेंट में बॉक्स में लिख के बताना कि बिपाशा किसका है। ठीक है, फिर उसके बाद हम तुम्हें बता देंगे, नहीं आएगा तो। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भारतीय सेना के नए ध्वज का अनावरण किया है, वो नए ध्वज का नया ध्वज जो है किस साम्राज्य से प्रेरित है? ये तो लिखा किस साम्राज्य से प्रेरित है, तो ध्यान रखना। ये पहला लिखा है गुप्त साम्राज्य, फिर चोल साम्राज्य, उसके बाद लिखा है मौर्य साम्राज्य, फिर मराठा साम्राज्य, तो मराठा साम्राज्य से प्रेरित है। ठीक है, जो भारतीय नौसेना का नया ध्वज है ये मराठा साम्राज्य, ठीक है, मराठा साम्राज्य छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित है। छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित है। ठीक है, उसमें क्या है कि सबसे पहला अपना तिरंगा फिट है। ठीक है, ऊपरी कैप्टन पर क्या है? राष्ट्रीय ध्वज सम्मिलित है। इसके बाद नीले रंग का एक अष्टकोण भी है, और जो दृढ़ता को दर्शाने के लिए एंकर के ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक को दर्शाता है। ठीक है, और देवनागरी लिपि में नौसेना के आदर्श वाक्य सैम नो बरुढ़ा,
ठीक है। सेम नो बरड़ा समुद्र के देवताओं को शुभ होने का आन करने वाले एक वैदिक मंत्र की ढाल पर लिखा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना के ध्वज का जो अनावरण किया वो मराठा साम्राज्य यानी छत्रपति शिवाजी महाराज पे प्रेरित है। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन ये रहा, इसमें लिखा है यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है, इसमें लिखा है एक पिता का रक्त वर्ग यदि ए है और माता का रक्त वर्ग बी है तो उनके बच्चे का संभावित रक्त वर्ग क्या हो सकता है। देखो यदि पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग बी है तो इतना ध्यान रखो कि या तो ए होगा या बी होगा या ए बी होगा या फिर ओ होगा। ठीक है, मतलब मेरी बात को समझना, या तो ए हो सकता है या बी या फिर ए बी दोनों या ओ। ठीक है, यदि समझना चाहो तो मैं फिर फिगर बना के तुम्हें समझा दूं तो समझ लो तुम फिर इसको। ठीक है, क्योंकि जरूरी है इन बातों को समझना। ऐसे देख लो, इतने में बन जाना चाहिए, बनेगा तो यहाँ तक पहुंच जाएगा। यहाँ लिख लो तुम, जैसे ये माँ, ठीक है, माँ को मैं इधर और पिता को ऐसे। ठीक है, अब मैं बॉक्स बना दूं बन जाएगा, तो ये हो गया ए। ठीक है, जब बन जाएगा तब तो बनाने की कोशिश करूंगा मैं, 1 मिनट, बन जाएगा तो बेस्ट रहेगा क्योंकि फिर ऐसे बनता नहीं है। खिसकने लगता है ये भी। बस लास्ट इसकी रेंज यहाँ तक शायद। अब 1 मिनट तुम थोड़ा धैर्य दिखाना, पहले तो इसको यहाँ से ये, ठीक है, उसके बाद ये रहा अगला फिगर। ठीक है, ये हो गया, यहाँ ये हो जाएगा, इधर ये वी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा ये वी। ठीक है, ये भी हो गया, वो यहाँ हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ मिला दो ऐसे। ठीक है, अब देखो तो, अब देखो 1 मिनट पेन क्लिक कर दो। देखो ये माँ का फिगर इधर हो जाएगा, इधर पिता। ठीक है, ये ए हो गया, यहाँ लिख लेना वी, यहाँ लिख लेना ए बी, यहाँ लिख लेना ओ। अब सुनो, यदि माँ का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ए है, माता का ब्लड ग्रुप ए और पिता का ए, तो रक्त का निर्माण जो होगा, बच्चा पैदा होगा, ए का होगा या ओ का होगा। ठीक है, यदि माँ का ब्लड ग्रुप है बी और पिता का है ए, तो ध्यान रखना ए बी या ए बी या फिर ओ। ठीक है, उसके बाद देखो माँ का ब्लड ग्रुप ए बी, पिता का ए, तो ध्यान रखना संतान जो होगी ए की होगी या बी की होगी या फिर ए बी की होगी। ठीक है, आगे देखो, यदि माँ का ब्लड ग्रुप ओ है और पिता का ब्लड ग्रुप ए है, तो ध्यान रखना ए या उसके बाद या तो ए का होगा या फिर ओ का होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना। उसके बाद रखना कि माँ का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप बी है। ठीक है, पिता का बी है और माता का ब्लड ग्रुप ए है, तो संतान या तो ए की होगी या बी की होगी या फिर ए बी की होगी या फिर ओ की होगी। ठीक है, यदि माँ का ब्लड ग्रुप बी है और पिता का ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है, तो संतान या तो वी की होगी या फिर ओ की होगी। ठीक है, इधर माँ का ब्लड ग्रुप ए पी है, ए बी है, और माँ का और पिता का ब्लड ग्रुप बी है। ठीक है, तो ध्यान रखना ए का हो गया, बच्चा बी का होगा या फिर ए बी का होगा। ठीक है, आगे देखो,
यदि माँ ब्लड ग्रुप ओ की है और पिता ब्लड ग्रुप बी का है, ठीक है, पिता ब्लड ग्रुप बी का है, तो ध्यान रखना या तो वी होगा या फिर ओ होगा, ठीक है। आगे मैं बात करूं, यदि पिता ब्लड ग्रुप ए बी का है और माँ ब्लड ग्रुप ए की है, तो ए होगा या संतान बी की होगी या फिर ए बी की होगी, इसको ध्यान रखना। यदि माँ ब्लड ग्रुप बी की है, ठीक है, पिता ए बी का है, तो ध्यान रखना ए बी या फिर ए बी, ठीक है। माँ ब्लड ग्रुप ए बी की है और पिता है ए बी का, तो ध्यान रखना ए या बी या फिर ए बी, ठीक है। आगे माँ ब्लड ग्रुप ओ की है और पिता ए बी का है, तो ध्यान रखना ए या बी, ठीक है। और यदि माँ ब्लड ग्रुप ए की है और पिता ब्लड ग्रुप ओ का है, तो या तो ए होगा या फिर ओ होगा, ठीक है। माँ ब्लड ग्रुप बी की है और पिता ब्लड ग्रुप ओ का है, तो या तो बी होगा या फिर ओ होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद माँ ब्लड ग्रुप ए बी की है और पिता ब्लड ग्रुप ओ का है, तो या तो ए होगा या फिर बी होगा, ये ध्यान रखना। और यदि माँ ब्लड ग्रुप ओ की है और पिता भी ब्लड ग्रुप ओ का है, तो संतान ओ ब्लड ग्रुप की होगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फिकर में जगह नहीं बन पाई, नहीं तो और बहुत बेहतरीन तरीके से समझा देता, लेकिन जो पढ़ रहा होगा तो वो तो समझ ही जाएगा, ठीक है। मैं क्या लिख रहा हूँ कि मैं जैसे लिखता जाऊँ बनाता जाऊँ, उसको कॉपी पे नोट कर लेना, या अगर अच्छे तरीके से ना समझ में आया हो, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये सामने रहा, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से किसने BWF यानी वर्ल्ड बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप 2022 में भारत का पहला प्रश्न पदक जीता था? तो सात्विक साईराज रंकीरेड्डी ने और चिराग शेट्टी ने, दोनों ने जीता था, इनको ध्यान रखना है, ठीक है। किसने जीता था, तो इनको ध्यान रखना है, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने, ठीक है, केवल एक और दो, ठीक है। वर्ल्ड, ठीक है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ठीक है। आगे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ये खेल के प्रश्न यहाँ से भी और अच्छे बन जाते हैं, ठीक है। ये तो हमने डिस्कस किया था, ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, ये तो हो ही गया है। अगला कौन है, हो गया ना। तो आज जितने क्वेश्चन लगे थे, ठीक है, आज जितने क्वेश्चन लगाए, शायद 14 क्वेश्चन लगाए थे लोगों ने, तो कोई बात नहीं, हमने तुमसे पहले ही बता दिया कि 14 क्वेश्चन में लगा पाए। हम बाहर से आए थे तो थोड़ा थका हुआ महसूस हम भी कर रहे थे, तो आज के लिए इतना ही। लेकिन हाँ, ये कन्फर्म है कि जो क्लासेस चल रही हैं, जैसे रीजनिंग स्टार्ट नहीं हुई, तो कल से पर डे रीजनिंग क्लास पर डे चलेगी, 1 घंटे, बहुत बेहतरीन ढंग से चलेगी। और आपको इसका जो है PDF भी मिलेगा टेलीग्राम पे, टारगेट फॉर एग्जाम पे। और रीजनिंग और मैथ चल ही रहा है, कल से मैथ स्टार्ट बहुत अच्छी ढंग से हो जाएगा, कोई क्लास भी रुकेगी नहीं, ठीक है। मैथ भी होगा, रीजनिंग, GS, हिंदी, सारी क्लास होंगी। और प्रैक्टिस सेट जरूर लेते रहिएगा, इसका बहुत अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। अभी तो हम आए हैं थका हुआ महसूस कर रहे थे, तो GS की ले ली, प्रत्येक मैथ का हो, चाहे रीजनिंग, चाहे हिंदी, चाहे GS, सबका 20-20 क्वेश्चनों का हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे। हिंदी का हो चाहे किसी का हो, आप प्रैक्टिस सेट लेते रहिएगा, उसके बाद आप पर डे क्लास लीजिएगा, बहुत अच्छा करके आएंगे GD के लिए, ठीक है। GD के बारे में चिंता ना करना, बस क्लास लेते रहिएगा, प्रैक्टिस सेट करिएगा, GD फाड़ के रख देंगे हम लोग, ठीक है। जय हिंद।